Hello students, today in this video we are going to read your lesson 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ननी पालखीवाला द्वारा लिखा गया एक लेख, एक रिपोर्ट, द एलिंग प्लैनेट। एलिंग प्लैनेट माने होता है एक ऐसा ग्रह जो बीमार है। बीमार ग्रह कौन है? हमारी पृथ्वी एक बीमार ग्रह है जो कि कई प्रकार की समस्याएं झेल रही है, जिनके बारे में इस लेसन में पढ़ाया जाएगा। और उन समस्याओं के निपटाने के लिए ग्रीन मूवमेंट शुरू किया गया। इसीलिए इस लेसन का पूरा नाम है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो हरित क्रांति जिसको कहते हैं ग्रीन मूवमेंट, यानी पूरी पृथ्वी को हमको हरा भरा करना है, ये होता है ग्रीन मूवमेंट। सब देशों ने इसमें भाग लिया। तो उसका रोल कितना रहा इस एलिंग प्लैनेट, इस बीमार ग्रह को सुधारने में, इसके बारे में एक लेख लिखा गया जो कि ननी पालखीवाला द्वारा लिखा गया। उसी को इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लेसन 5 आपका द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इसमें शुरुआत में जो बातें बताई गई हैं, द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय ननी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. ये जो चैप्टर है, ये जो आर्टिकल है जो ननी पालखीवाला ने लिखा था, एक यह प्रसिद्ध वकील हैं, ननी पालखीवाला प्रसिद्ध वकील थे, तो उन्होंने ये लिखा था और इसे इंडियन एक्सप्रेस के 24 नवंबर 1994 के अंक में पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था इसको। द इश्यूज दैट ही रेज्ड, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए इस धरती के घटते हुए स्वास्थ्य पर उठाए। The declining health of the earth continue to have relevance, और आज भी उतने ही संगत, उतना ही सटीक ये बात लागू होती है जो ननी पालखीवाला ने अपने आर्टिकल में बताई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं उनके इस आर्टिकल को। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Revolution, which started nearly 25 years ago. One cannot recall any movement in world history. याद नहीं पड़ता कि विश्व इतिहास में किसी भी अन्य आंदोलन ने मानव जाति की कल्पना शक्ति को इतनी तीव्रता से एवं पूर्ण तरीके से जकड़ लिया हो जितना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन मूवमेंट, हरियाली आंदोलन ने, जो कि लगभग 25 साल पहले आरंभ हुआ था, विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। तो ये कहानी शुरू होती है, ये लेख शुरू होता है हरित क्रांति जो कि 35 साल पहले 1972 में आरंभ हुई थी। तब से इसने लाखों लोगों के दिलों और दिमागों को काबू में कर रखा है। दुनिया की पहली हरित दल की स्थापना कहाँ हुई थी आपको पता है? चलिए देखते हैं। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। Since then, the movement has not looked back. 1972 में संसार की पहली राष्ट्रव्यापी नेशन वाइड हरियाली पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी और उसके बाद इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थी हरित क्रांति की शुरुआत, जिसने सोचा कि हमारी पृथ्वी हरी भरी होगी। सब ने दुनिया भर में ये कंसर्न था। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanic view to a holistic and ecological view. हम आशा करते हैं कि हमने संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण सदा के लिए, हमेशा के लिए एक मैकेनिकल व्यू से, यांत्रिकी से हटा करके हमने उसको होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू बना दिया। एक सर्वदृष्टि वाला, पर्यावरणीय वाला, पारिस्थितिकी वाला नज़रिया हमने दुनिया का अपना लिया, क्योंकि हम तो ये सोचते थे कि मशीनों से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति का आज वैज्ञानिक युग में मैकेनिस्टिक व्यू है,
परंतु जब पर्यावरण के बारे में बात की गई, जब पृथ्वी की चिंता की गई, तो फिर लोगों ने इसको एक होलिस्टिक माने संपूर्ण रूप से किसी चीज को देखना होलिस्टिक होता है, और इकोलॉजिकल व्यू माने पारिस्थितिकी संबंधी, पर्यावरण संबंधी जो होता है वो नजरिया लोगों का शुरू हुआ दुनिया में। इट इज अ शिफ्ट in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved round the sun. अब यहाँ जो कॉपरनिकस का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध मानव इतिहास में पहली बार विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है, लोग कॉन्शस हो रहे हैं। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. मानव इतिहास में पहली बार विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है कि पृथ्वी खुद जीती जागती एक अवयवी संगठना है, एक विशाल प्राणी जिसके हम सब अंग हैं। अर्थ जो है, अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी अपने आप में एक विशाल प्राणी की तरह ही है जिसके हम सब पार्ट हैं। तो ये चेतना, ये जीती जागती बात लोगों में अब विश्वव्यापी रूप से बढ़ रही थी। लोग चिंता करने लगे थे पृथ्वी के बारे में। जो बातें बताई गई हैं, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके कि हम सब अंग हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। मेटाबॉलिक माने होता है शारीरिक पोषण। तो पृथ्वी की अपनी खुद की मेटाबॉलिक एक संरचना है, एक शारीरिक पोषण की इसकी आवश्यकताएं हैं। एंड विटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और इसकी पृथ्वी की खुद की जीवन संबंधी क्रियाएं हैं जिनका रेस्पेक्ट करना, आदर करना और उनको प्रिजर्व रखना, सुरक्षित रखना हमारे लिए आवश्यक है। मतलब यह है, हरित क्रांति ने हमारी धारणाओं को बदल दिया है। यह परिवर्तन काफी सकारात्मक है। अब संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण संपूर्ण है, होलिस्टिक है। पहली बार इस बात के प्रति संसार भर में जागरूकता बढ़ रही है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित अवयव संस्थान है। पृथ्वी अपने आप में भी एक जीवित संस्थान है। ये बात जब दुनिया के सारे लोगों में सोच बैठ गई है और शुरुआत हो चुकी है, तो फिर लोगों ने चिंता करना शुरू कर दिया। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी के जीवन लक्षण दर्शाते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। पृथ्वी की जो हालत है, उसके जो लक्षण दिख रहे हैं, प्रदूषण बढ़ने से, जंगलों के कटने से, वृक्ष नहीं हैं, बंजर होती जा रही है जमीन। तो जो पृथ्वी के जीवन लक्षण दिखते हैं वो एक रोग होता जा रहा है। इसलिए इस लेसन का नाम टाइटल रखा है एलिंग प्लैनेट, बीमार ग्रह। तो रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। ए पेशेंट इज डिक्लाइनिंग हेल्थ, यानी हमारी पृथ्वी की हालत खराब होती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट। हमने इस ग्रह के एक अच्छे प्रबंधक बनने एवं भावी पीढ़ियों की धरोहर की जिम्मेदार एक न्यासी ट्रस्टी माने जो हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है किसी की, तो वो उसकी रखवाली के लिए ट्रस्टी होता है। तो हम लोग कौन हैं? हम रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी हैं। ठीक है। तो हमने अपनी इथिकल ऑब्लिगेशंस, हमने अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना प्रारंभ कर दिया है। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर इथिकल ऑब्लिगेशंस, हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को महसूस करना शुरू कर दिया है। टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, इस पृथ्वी के एक अच्छे प्रबंधक के रूप में। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, और भावी पीढ़ियों की धरोहर हम
कर सकें, ये हमने सोचना शुरू कर दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड in 1987 by the World Commission on Environment and Development। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात की गई है जो कि टिकाऊ होना चाहिए, एक ऐसा विकास, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक टिकाऊ विकास, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो आइडिया है वो लोकप्रिय हुआ। ये जो टिकाऊ या स्थायी रखने हम कर सकें इस विकास, इसका जो आइडिया है विकास का, वो विचार विश्व पर्यावरण और विश्व आयोग ने 1987 में लोकप्रिय इसको बनाया था, बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने 1987 में लोकप्रिय बनाया था इस विचार को, इस कॉन्सेप्ट को, इस विकास का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, टिकाऊ या स्थायी वाली चीज जो डेवलपमेंट है उसको। In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generations would need. अब ये जो अपनी रिपोर्ट में इस विकास आयोग, विश्व पर्यावरण और आयोग, विश्व विकास आयोग ने, उसने अपनी रिपोर्ट में इस विचार की परिभाषा इस प्रकार दी थी, एक्सप्लेन किया था, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। ऐसा विकास, आप समझ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं, भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को जोखिम में डाले बिना, यानी कि फ्यूचर में जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी हमको रिस्क नहीं लेना है, उसको हमको जोखिम नहीं डालना है, आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम आज की आवश्यकताओं को भी पूरा करें परंतु ऐसी पूर्ति भी ना करें जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान हो। तो हमें ये बैलेंस बनाना है। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, अर्थात प्राकृतिक विश्व की उन स्रोतों से वंचित किए बिना जिनकी भावी पीढ़ियों की को आवश्यकता होगी। यानी आज के नेचर, जो वर्ल्ड का नेचर है, उसको, उसके जो सोर्स हैं, उसके जो स्रोत हैं, उनको हमको बिना नष्ट किए, स्ट्रिपिंग माने डिस्ट्रॉय, तो बिना उनको नष्ट किए हमको भावी पीढ़ियों के लिए जो आवश्यकता होगी उसको बनाए रखना है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमको फ्यूचर की भी चिंता करना है और वर्तमान को भी सुधारना है। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, there is a case where the notice reads the world's most dangerous animal। अब एक मजेदार बात है, जाम्बिया के लुसाका चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहां लिखा है, वहां एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सर्वाधिक खतरनाक जानवर, पशु, ये नोटिस लगा हुआ है। अब कहां लगा है? इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। उस पिंजरे के भीतर कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है, बस एक दर्पण लगा है, एक कांच लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। यानी आप समझ गए, उन्होंने पिंजरे में एक शीशा रखा है और उस पर नोटिस लगा है कि यहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक जीव रहता है। अब जो भी उस जीव को देखेगा तो उसमें कांच रखा है, उसमें अपनी शक्ल देखेगा। यानी कि जो इंसान है, उस बात को मतलब ये है उस नोटिस का कि इंसान ही सबसे खतरनाक पशु है। ठीक है, तो खुद को सोचना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। भिन्न भिन्न देशों में ऐसी कई एजेंसियों की कृपा से विश्व के इस सर्वाधिक खतरनाक पशु में, यानी कि जो आदमी है, उसमें अब एक नई चेतना उजागर हो गई है। He has realized, उसने समझ लिया है, the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership।
उसने क्या समझ लिया है इंसान ने? उसने समझ लिया है, महसूस कर लिया है, रियलाइज कर लिया है कि बुद्धिमता, विजडम जो है वो शिफ्ट करने में है। क्या चीज शिफ्ट करना है? कि जो हमारे अंदर मानसिकता है डोमिनेशन की, यानी हम प्रभुत्व की मानसिकता लिए चलते हैं कि हम दुनिया के मालिक हैं। तो प्रभुत्व जमाने पर जो आधारित प्रणाली है पुरानी, उसको हमको शिफ्ट करना है। उससे हट करके हमको कहाँ आना है? पार्टनरशिप पर, यानी भागीदारी पर आधारित प्रणाली अपनाने में उसने समझ लिया है कि अब मुझको, आदमी को ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रभुत्व वाली बात खत्म करके उसको अब पार्टनरशिप वाली बात लानी पड़ेगी। क्योंकि उसको समझ लिया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी यदि नुकसान हो रहा है तो फिर अंततोगत्वा नुकसान तो आदमी को ही भुगतना है। साइंटिस्ट्स हैव catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख जीवित प्रजातियों की सूची तैयार की है जिनके साथ मनुष्य इस धरती पर रह रहा है और सुख भोग रहा है। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। ignominious darkness माने शर्मनाक अंधेरा, अपयश जिससे मिलता है, और लैंग्वेज माने दुखी होना, मुरझाना। तो अब 14 लाख जीवित प्रजातियों की तो सूची तैयार कर ली जिनके साथ मनुष्य धरती पर रहता है वैज्ञानिकों ने, पर एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। अनकैटलॉग, अभी भी ऐसी सूची है पशुओं की संख्या जिसकी सूची नहीं बनाई गई है, जो कि अनुमानों में भारी विषमता है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, जीव शास्त्री, उनके अनुमान में 30 लाख से लेकर के 1 अरब तक ऐसी प्रजातियां हैं। 3 to 100 मिलियन यानी 30 लाख से 1 अरब तक की ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी तक अंधेरे में पड़ी हुई तड़प रही हैं बड़े बुरी तरीके से, जिनका अभी कोई नाम रखा नहीं है, किसी ने उनको अभी लिस्ट में बनाया ही नहीं है। तो 14 लाख प्रजातियों की बारे में सूची बनाई है अभी बायोलॉजिस्ट ने। ऐसे तो अभी अरबों करोड़ों लाखों ऐसे जीव हैं इस धरती पर जिनकी सूची ही नहीं बना पाए हैं अभी तक बायोलॉजिस्ट। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाज द ब्रांट कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स मिस्टर एल के झा। अब ब्रांट आयोग, जिसमें कि एक फेमस प्रसिद्ध भारतीय मिस्टर एल के झा भी सदस्य थे, तो उन प्रारंभिक आयोगों में से था, यानी एक ब्रांट आयोग बनाया गया वातावरण से रिलेटेड। उस ब्रांट आयोग में मिस्टर एल के झा जो इंडियन थे वो भी सदस्य थे, और ये शुरुआती जो अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, क्योंकि समय समय पर कई प्रकार के आयोग बनाए जाते हैं जो कि पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट देते हैं, तो शुरुआत में जो आयोग बने उनमें जो अंतर्राष्ट्रीय एक इंटरनेशनल कमीशन आयोग बना, जिसको कि अन्य बातें, इंटर एलिया माने होता है अन्य चीजें भी देखना, तो अन्य चीजों के अलावा उसको ये भी देखना था, अन्य बातों के अतिरिक्त, कि इकोलॉजी और पर्यावरण के प्रश्नों पर उसको विचार करना था, और एल के झा उसके सदस्य थे। द फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, तो उस पहली जो रिपोर्ट आई ब्रांट रिपोर्ट की, उसमें ये प्रश्न उठाया गया। क्या प्रश्न उठाया गया? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कोर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। प्रश्न ये था कि क्या हम अपने जो सक्सेसर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो उत्तराधिकारियों के लिए जो भविष्य में आएंगे उनके लिए बढ़ते हुए मरुस्थल, एडवांसिंग डेजर्ट्स, या फिर इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप, जो घटिया इलाके हैं, बेकार के, जो उपजाऊ नहीं हैं, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और एक ऐसा पर्यावरण जो जला भुना हुआ हो, ऐसा ग्रह छोड़कर जाएंगे हम।
स्कोर्च्ड प्लैनेट यानी कि जला भुना ग्रह, तो ऐसा ग्रह छोड़ के जाएंगे जहां पर घटिया इलाके होंगे, रोगी पर्यावरण होगा, एलिंग एनवायरनमेंट होगा, जहां पर बढ़ते हुए मरुस्थल होंगे। तो ये रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट दी थी ब्रांड रिपोर्ट ने कि पहली बार। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forests, grasslands and croplands. अब एक मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन हुए हैं, तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक थॉटफुल बुक, एक विचारशील पुस्तक जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें उन्होंने बताया पृथ्वी की 4 मुख्य जैव प्रणालियों की ओर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। 4 पृथ्वी पर रहने वाली मुख्य जो हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम हैं जिनकी उन्होंने बात की। एक तो है फिशरीज, मछली पकड़ना, मछली पालन। दूसरा फॉरेस्ट्स यानी कि जंगल, ठीक है। फिर ग्रासलैंड्स यानी कि जो घास के मैदान हैं जहाँ पर कि जानवर चरते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स, और क्रॉपलैंड्स माने फसल वाली धरती, खेत जो होते हैं जहाँ पर खेत जिनसे हमको अनाज मिलता है। और घास के मैदान ग्रासलैंड जहाँ जानवर अपना खाना खाते हैं। भाई जानवरों को तो अपने खेतों में घुसने नहीं देते, तो वो घास वाले मैदान है जहाँ जानवर अपना भोजन लेते हैं, खेत में हम भोजन लेते हैं। तीसरा फॉरेस्ट होते हैं, जंगल, जहाँ से हमको भोजन पकाने के लिए लकड़ी मिलती है। और फिर फिशरीज होती है, मछली पालन, जो लोग नॉन वेज होते हैं वो प्रोटीन पाने के लिए मछलियां पकड़ते हैं। तो 4 प्रकार की वेराइटीज मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी किताब में बताई। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने कहा कि ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के आधार हैं। इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं वो, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है ना। तो आर्थिक आधार जो होता है इकोनॉमिक सिस्टम, तो उन्होंने कहा ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के आधार हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. वो कहते हैं कि हमारे भोजन के अतिरिक्त ये चारों प्रणालियां हमारे उद्योगों के लिए लगभग समस्त पदार्थों की पूर्ति करती हैं। जो हमारे उद्योग है, इंडस्ट्रीज, उनके लिए सारी तरह के पदार्थों की जो उनको चाहिए उसकी रॉ मटेरियल की ये पूर्ति करती हैं भोजन के अलावा, सिवाय खनिजों के और पेट्रोल से बने कृत्रिम पदार्थों के। यानी कि मिनरल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं और पेट्रोलियम ड्राइव्ड यानी पेट्रोलियम से बने हुए जो सिंथेटिक्स होते हैं कृत्रिम चीज़ें, उनको छोड़ करके बाकी सारे रॉ मटेरियल ये हमको सुलभ कराते हैं, ये चारों चीज़ें मिल करके। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. संसार के बड़े भागों में मनुष्य के इन प्रणालियों पर नियंत्रण के कारण, इन चारों प्रणालियों पर मनुष्य ने नियंत्रण कर रखा है, तो नियंत्रण के कारण ये जो प्रणालियां हैं चारों स्थायी रहने योग्य नहीं रहीं, अनसस्टेनेबल हो गई, उनका लेवल अनसस्टेनेबल हो गया क्योंकि मनुष्य ने उन पर कब्जा कर लिया। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, तो ऐसे बिंदु पर जहां उनकी पैदावार छीण हो रही है, नुकसान हो रहा है उन चारों प्रणालियों की पैदावार को। When this happens, और जब ये होता है, जब ये ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, तो मछली उद्योग समाप्त हो जाता है। फॉरेस्ट्स डिसअपियर, जंगल गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, तो घास के मैदान बंजर भूमि में बदल जाते हैं, वेस्टलैंड्स। एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट, और जो फसल वाली भूमि है, हमारे जो खेत हैं, वो भी छीण हो जाते हैं क्योंकि मनुष्य ने इन पर कब्जा कर लिया है। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. अब आप जानते हैं कि जो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना, आजकल बॉडी बनाने के ऊपर बहुत कुछ कॉन्शियसनेस आ गई लोगों में, तो प्रोटीन के पाउडर भी आने लगे हैं।
परंतु जो नॉनवेज खाते हैं तो प्रोटीन कॉन्शियस जो लोग होते हैं या प्रोटीन के भूखे लोग जिनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, वो फिर मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं, तो रोज़मर्रा से ज़्यादा मछलियों का उपयोग वो करने लगते हैं, प्रतिदिन सामान्य से ज़्यादा। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग। और गरीब देशों में तो भोजन पकाने के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए वनों का विनाश हो रहा है। जो गरीब देश है वहाँ पर तो गैस वगैरह नहीं है या फिर ज़्यादा विकसित नहीं है, तो भोजन बनाने के लिए आज भी वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो डेसिमेटेड यानी कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो जंगलों को। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. कुछ स्थानों में ईंधन जो है खाना बनाने का इतना महंगा हो गया है कि भोजन से अधिक खर्च पकाने के लिए भोजन पकाने में ईंधन ज़्यादा खर्च होता है। पॉट माने बर्तन, यानी जो बर्तन में जा रहा है अंदर जाने वाली वस्तु से ज़्यादा महंगा है। खाना इतना महंगा नहीं है, खाने को पकाने में ज़्यादा महंगा हो रहा है, खाना पकाने में ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, तो डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय जहाँ पर गर्मी रहती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उनको बोलते हैं, उन वनों में वो वन क्या होते हैं? द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। वो पावर हाउस होते हैं, शक्ति स्रोत होते हैं एक वनों के क्रमिक विकास के। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और उन उष्णकटिबंधीय वनों के, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नष्ट होने से कई प्रजातियां लुप्त होने से जूझ रही हैं। ठीक है ना, एक्सटिंक्शन माने समाप्ति की ओर खत्म हो रही हैं। कई स्पेसीज जो है लाइफ की, उनका लाइफ जीवन खत्म होता जा रहा है। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। ये बिल्कुल सच ही कहा गया है कि जंगल जो मनुष्य जीवन है उससे पहले आए। ठीक है ना, मनुष्य के आने से पहले जंगल होते हैं, जंगल आए और जब मनुष्य आए तो उसके बाद रेगिस्तान हो गया। यानी कि पहले जंगल था, फिर मनुष्य आया तो उसने सब कुछ बिगाड़ दिया और सब कुछ जंगल से रेगिस्तान में बदल गया। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है कि forest precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year. उष्णकटिबंधीय वनों की जो हमारी पैतृक संपदा है, वो सबसे पुराने वन है, तो वहाँ की जो पैतृक संपदा है, पैट्रिमोनी जो है, वो किस तरीके से उसका नुकसान हो रहा है वो देखिए आप। इज नाउ इरोडिंग माने उसका नुकसान हो रहा है, क्षय हो रहा है, कम हो रहे हैं। एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर, 4-5 करोड़ एकड़ प्रतिवर्ष की दर से घटते जा रहे हैं वो वन। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, और डंग माने गोबर, और गोबर का उपयोग भी बढ़ रहा है। फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। तो गोबर को जलाने में काम लाने का जो बढ़ता हुआ उपयोग है, उससे धरती की प्राकृतिक जो खाद उससे वंचित रहना पड़ रहा है। यानी पहले जानवर गोबर करते थे तो वो खेतों में खाद के रूप में उपयोग होता था, ठीक है, परंतु आज लकड़ी कम पड़ती है तो लोग उस गोबर के कंडे थापते हैं और कंडों से फिर खाना पकाते हैं। तो गोबर जो खेतों में जाना चाहिए उपजाऊपन के लिए, वो हमारे भोजन पकाने के काम दे रहा है। तो ये इससे भूमि की जो नेचुरल फर्टिलाइजर जो होता है, हमारा प्राकृतिक उर्वरक, हम बाजार से खरीदते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है ना, तो गोबर जो था हमारा नेचुरल, वो अब खत्म होता जा रहा है। तो धरती उससे भी वंचित होती जा रही है, जिससे उसकी उपजाऊपन कम होता जा रहा है। हम बाजार की केमिकल खाद लाते हैं तो वो धरती को धीरे धीरे नुकसान कर रहा है। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected
fuel would demand in the year 2000. विश्व बैंक के एस्टिमेट अनुमान के अनुसार 2000 तक, सन 2000 तक जो ईंधन की अपेक्षित आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए 5 गुना पेड़ लगाना जरूरी है। ठीक है ना, यदि हमको ईंधन की अपेक्षित आवश्यकता पूरी करनी है तो हमको 5 गुना पेड़ लगाने पड़ेंगे। जेम्स स्पैथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forests at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जो विश्व स्रोत स्थान के अध्यक्ष हैं जेम्स स्पैथ, उन्होंने एक दिन कहा था कि हम 1 एकड़ वन प्रति सेकंड खो रहे हैं। ठीक है ना, We are losing the forests at an acre a second. एक सेकंड में 1 एकड़ वन हम खो रहे हैं। फिर उन्होंने but it is much closer to an acre and a half to a second. परंतु ये तो 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के आसपास है। तो ये बात उन्होंने कही। इस लेसन का सेकंड पार्ट आपको हम अभी जारी करेंगे जल्दी ही। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी ये चैप्टर आपका आधा हुआ है, इसका फुल चैप्टर आपको सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीख लें, कर लें। लाल कलर से इस प्रकार से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखता है, उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आपको टच करना है और उसको टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है घंटी, उसको दबाना न भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाले ऑप्शन को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो जो भी बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। और भी आपको ग्रामर और टेक्स्ट बुक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट ग्रामर की सब अवेलेबल है, राइटिंग स्किल वगैरह की। आप जाएं और हमारे सारे वीडियो वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।